सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस के बारे में। अभी तक मैंने आपको रिफ्रैक्शन में बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताया है, जिसमें कि अगर प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है जिसमें मीडियम चेंज होता है बच्चों, मैंने तो ये चीज़ बता रखा था। इसके बाद फिर हमने देखा कि जब स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है तो कैसे होता है ना। स्लैब में क्या होता था, मान लेते ये भी तो एक स्लैब ही है, अगर ऐसे कर दे तो ये स्लैब हो जाएगा। लेकिन स्लैब में हम क्या कर रहे हैं कि इसको कर्व कर दे रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये सरफेस जैसे स्लैब होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम उसी स्लैब को इस तरीके से डिजाइन दे दें, मतलब थोड़ा सा कट वट कर दे इधर इस साइड से, तो एक स्फेरिकल मिल जाएगा। मतलब ये एक स्फेयर का पार्ट दिखेगा इस टाइप से। ये जो बड़ा सा स्फेयर ऐसे बनेगा, उसका एक पार्ट दिखेगा, ये वाला है ना। जैसे हम लोग मिरर नहीं लेते थे, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, तो उसमें नहीं लगता था कि एक बड़ा सा मिरर का ये पार्ट है। तो उस तरीका का यहाँ शेप दिख रहा है ना, तो हमको लगेगा कि बड़ा सा ऐसे स्फेरिकल का एक पार्ट है ना। इसीलिए क्योंकि वहाँ पर रेडियस इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि जब पूरा स्फेरिकल पार्ट होता है ना, तो उसके लिए हम लोग रेडियस लेते ही हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है चीज़ें। और ये चीज़ हम बहुत छोटी सी चीज़ इसमें डिस्कस करने वाले हैं, बाकी हम कल के लेक्चर में देखेंगे जिसमें कि हम लोग लेंसेज को भी पढ़ेंगे। अभी लेंस वेंस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, तो ये छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो बच्चों, इस पिक्चर में भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है। ऑब्वियसली बात है, रिफ्रैक्शन तो होगा, क्योंकि ये जो स्लैब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है और इसका N1 है। मान लेते हैं ये एयर है, अगर ये अगर मान लेते हैं ग्लास का बना हुआ है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा है, तो ये इधर से जो भी रेज जाएगी ऑब्जेक्ट से वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। इसको जाना तो इधर चाहिए था, लेकिन नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। नॉर्मल यही होगा ना, और जो भी नॉर्मल होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, सी से। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका, ये जो इधर वाला ऐसे करके होगा ना सरफेस, इस टाइप का गोला टाइप का, तो वो पूरा ऐसे कवर करेगा, तो उसका सेंटर ये होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। और इस पॉइंट को हम लोग एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे आर है जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये जो है ये तो इमेज डिस्टेंस है, आपको पता भी होगा। और जो भी डिस्टेंस हम लोग नापते हैं बच्चों, यहाँ से नापते हैं। ये जो हम लोग मिरर में पढ़ते थे तो हम इसको क्या बोलते थे, पोल बोलते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, एम ही बोल रहा है। ऐसे बाद में आपको पता चल जाएगा जब हम लोग लेंसेज पढ़ेंगे, अभी जानने की भी ज़रूरत नहीं है। यू क्या हो जाता है, ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाता है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमको अभी के लिए समझिए ये पोल ही है, पोल से ही नापना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं। ये एक्चुअली में डेंसर मीडियम होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है लाइट रे नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है, ये नॉर्मल है। ठीक है, इस तरीके से। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये चीज़ हम आपको बहुत आसानी तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसको आगे इस डायग्राम को ले जाते हैं, क्योंकि हमें एक फार्मूला लाना है बच्चों। अगर स्फेरिकल सरफेस हमारे पास है, उससे अगर लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उसके द्वारा जो बना हुआ इमेज होगा ऑब्जेक्ट का, वो कहाँ पे बनेगा, है ना। ये सब सवाल आते हैं, तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन सवाल आएंगे तो आपको करने भी आना चाहिए भाई, है ना। हम डायरेक्टली इसीलिए लेंस नहीं बता रहे हैं, लेंस में डायरेक्टली हम घुस सकते थे, लेकिन हम पहले इस चीज़ को बता दे रहे हैं, क्योंकि ये कर्व जो है ना, यहीं से तो शुरुआत होती है लेंस की। जब हम लेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब जिस तरीके से हमने जो रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व्ड सरफेस पढ़ा है ना, स्फेरिकल सरफेस या कर्व्ड सरफेस, तो इसी का यूज भी वहाँ पे भी होगा लेंस में। ठीक है, तो आपको उस टाइम पे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअली में हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, अगर एक हम स्फेरिकल पार्ट टाइप का ले लें, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया, और यहाँ पे हमने ये इसका कुछ बीच में जहाँ से सेंटर पास हो रहा हो, उसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अब अगर हम ध्यान दें, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका अगर हम ले लें, तो इसका
N2 हम लोग ले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बाहर वाले एयर होगा या फिर कोई भी मीडियम होगा उसको हम N1 बोल देते हैं। हम जनरलाइज करके निकाल रहे हैं, हो सकता है एयर हो सकता है वाटर हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो ठीक है, तो यहाँ से जो लाइट रेज निकलेगी बच्चों वो तो सरफेस पे पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी सर। लेकिन बात यह है यहाँ से ये रिफ्रैक्शन करेगा, तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा उसके लिए हमको सेंटर को जानना जरूरी है। मान लेते हैं इसका सेंटर इधर है, एक्चुअली में इसका सेंटर तो होगा ना बच्चों, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे तो होगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने मान लिया, मतलब ये नॉर्मल है। नॉर्मल जो हमने ये ड्रॉ किया है, हम डॉटेड से क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। एक सेकेंड, ये जो नॉर्मल है बच्चों, ये जो नॉर्मल है आप देख रहे हैं, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा ही। इसलिए बना दिया क्योंकि यहाँ पे समझ में आना चाहिए, क्योंकि लाइट रे जब इस तरीके से इधर जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, है ना। तो ऐसे नहीं बना सकते कि नॉर्मल से दूर चली जाएगी, इसीलिए मैं ऐसा कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास इमेज बन गया है। ये लाइट रे ऑब्जेक्ट से ऐसे ट्रेवल किया और ये ऐसे गया और यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, बात यह है बच्चों कि अगर हमें पता करना है कि कौन सा डिस्टेंस कहाँ पे है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि m मान लेते हैं। ठीक है, m या फिर इसको p बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे करके ड्रॉ करेंगे भाई। क्यों सर, इसको हम लोग m बोल देंगे। क्यों ड्रॉ किया सर, बताओ ना, बताओ ना, बताते हैं बच्चों, अभी जस्ट बताते हैं। सब चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर हम लोग पोल से नाप रहे हैं तो पोल से नाप रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है बच्चों, v होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है बच्चों, u होती है। ये सब चीज़ें तो पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस। ठीक है भाई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका मान लेते हैं नॉर्मल से जो आई बना रहा है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे r मान लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ आपको मैं बताने वाले हैं बच्चों। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरीके से समझना है कि पहला हम लोग एजम्पशन लेते हैं। देखिए, ये एक्चुअली में बहुत बड़ा नहीं होता है, ये जो हम लोग ले रहे हैं ना ऐसा कर्व्ड सरफेस का, जो भी स्लैब का हम लोग कर्व्ड सरफेस ऐसे करके ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा नहीं होता है ना, ये ज़्यादा अपर्चर का नहीं होता है। तो हम जो कंसिडर करते हैं वो क्या होता है, वी टेक वेरी स्मॉल aperture of refracting spherical surface। हम लोग ये बहुत स्मॉल अपर्चर का लेते हैं। स्मॉल अपर्चर का मतलब ये हुआ बच्चों कि इसका जो लेटरल हाइट है ना, ये जो इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक की इसकी पूरी हाइट दिख रही है ना, ये वाली एज, ये बहुत छोटी होती है। मतलब कि समझिए कि ये इस टाइप की होगी, इस टाइप की, इस टाइप की, इस टाइप की। ठीक है, हम ये इतना बड़ा दिखाए हैं ताकि आपको साफ साफ नज़र आए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। बहुत छोटी होती है, ठीक है, बहुत छोटी सी होती है इसका हाइट, लेटरल हाइट। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, अगर ये बहुत छोटी सी हाइट हो गई बच्चों, तो मान लेते हैं बहुत छोटी सी हाइट हो गई, तो ये P है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे और ऐसे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे M आ जाएगा। तो M और P कोइंसाइड कर जाएंगे। ये M और P जो हम लोग ले रहे हैं, यहाँ यहाँ लग रहा है कि इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो हम अगर वेरी स्मॉल अपर्चर का लेंगे तो उस टाइम पे P और M कोइंसाइड करेंगे, एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा, ये मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, x मान लेते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि P पॉइंट एंड M पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे। कोइंसाइड करने के बाद क्या हो जाएगा कि XP जो था दूरी, वो बराबर हो जाएगा XM का। कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए भाई, ये जब ये दोनों बराबर ही हैं तो XP लिखिए या XM लिखिए, वो तो बात बराबर ही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब ये चीज़ पता चल गया, तो अगर तीसरा पॉइंट और भी आप देख लीजिए,
उसके कारण जब ये बहुत छोटा अपर्चर का होता है तो ये इस तरीके से अगर हो जाए तो यहाँ से जो रेज आएगी, समझिए रेज बिल्कुल एकदम ऐसे आती है। तो ऑब्जेक्ट से रेज जो आ रही है ना और फिर ऐसे टकरा के जो इमेज पे जा रही है, देख सकते हैं ये बिल्कुल इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस मान लेता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखता है ये सब रेज, है ना। ये सब रेज इस तरीके से इतना दिख रहा है ना, एंगल है तो बहुत छोटा एंगल होता है। तो ये मान लेते हैं ना कि एंगल ये अल्फ़ा है, ये ऐसे करके जो बना रहा है एंगल ये बीटा है, ये गामा है तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी हो जाएगी। रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट will be parallel to the principal axis। ठीक है, मतलब कि पैरा एक्सियल रेस की तरह काम करेंगे। ठीक है बच्चों, पैरा एक्सियल रेस की तरह काम करेगी। और जब पैरा एक्सियल रेस की तरह काम करेगी ही तो ये एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। सो अल्फा बीटा गामा ये एंगल जो है वेरी स्मॉल हो जाएंगे। जब एंगल वेरी स्मॉल हो जाता है तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ऐसा होता है ना कि थीटा अगर बहुत छोटा हो जाए तो यहाँ पे टेन ऑफ थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाता है, साइन ऑफ थीटा का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट मैथ की टर्म जो होती है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। तो उसी तरीक़े से यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं ना भाई कि यहाँ पे भी अगर देखा जाए टेन ऑफ अल्फ़ा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा, टेन ऑफ बीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा हो जाएगा, उसी तरीके से टेन ऑफ गामा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू गामा हो जाएगा। तो ये सब प्रॉपर्टी छोटी छोटी है लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। तो इतना एजम्पशन लेने के बाद ये वाली एजम्पशन से ये आ गया, फिर ये आ गया और उसके बाद ये आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सोचने के बाद आपको बिल्कुल आसानी तरीके से इसका फार्मूला भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे बच्चों कि ये चीज़ समझिए आप यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। एक सेकंड, मैं ये एक से मैं यहाँ क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैं ऊपर कंसिडर कर लिया बच्चों, ये तो यहीं पे है ना, ये देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये तो यहीं पे है, इस पॉइंट को हमने एम माना है, इस पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा बच्चों। एक्चुअली में ये अगर बहुत छोटा ले रहे हैं तो और ठीक है फिर और ठीक है, यहाँ पे ये और छोटा हो जाएगा तो उसके कारण ऑब्वियसली हमें लग रहा है कि पी और एम कोइंसाइड करेंगे। हम बस यहाँ से ले लिए, वहाँ से नहीं लेना है, यहाँ से लेना है। ठीक है, होती है कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स। तो हम एम पॉइंट पे हम लोग क्या लगाएंगे, ये एम नहीं सॉरी एक्स था ना, हम लोग एक्स पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एक्स। ठीक है, तो इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाने पे क्या हो जाएगा, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर हो जाएगा। ठीक है, साइन आई और ये साइन आर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे एक और चीज़ पूछूं बच्चों कि यहाँ पे हमको ये एंगल बताइए, ये है कितना, आई कितना है। तो अगर आप ये ट्रायंगल कंसिडर करें बच्चों, ये ट्रायंगल कंसिडर करें, ट्रायंगल एक्स ओ सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल एक्स ओ सी कंसिडर करें। ये ट्रायंगल अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो आपको सब चीज़ दिख गया होगा कि ये एंगल कितना होगा भाई, ये अल्फ़ा है, ये गामा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस गामा। ठीक है, अब ये देखा जाए तो ये तो बिल्कुल परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है ना बच्चों। तो ये एंगल हमें पता चल गया, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल हमें पता चल गया। तो उसमें से मतलब 180 में से ये एंगल घटा देंगे तो आई आ जाएगा हमारे पास। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमें ये एंगल चाहिए तो ये कितना है, पाई माइनस अल्फ़ा प्लस गामा।
और ये पूरा देखा जाए तो ये 180 है, तो पाई माइनस दिस एंगल करेंगे तो ये नहीं आ जाएगा, तो आई का वैल्यू हमें नहीं मिल जाएगा। वो कितना मिल जाएगा, पाई माइनस ऑफ पाई प्लस का अल्फ़ा प्लस गामा हो जाएगा। ये कट जाएगा तो अल्फ़ा प्लस गामा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए, ये तो मैथ का प्रॉपर्टी भी होता है। तो आपको पता चल गया कि एंगल आई जो हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस गामा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीक़ा से एक और एंगल हमें पता करना होगा, ये वाला ट्रायंगल में, ये बहुत बड़ा सा ट्रायंगल ये वाला, ठीक है, ये नहीं ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। मतलब ट्रायंगल कौन सा, एक्स सी आई वाला, ठीक है, ट्रायंगल एक्स सी आई है। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें भी वही बात होगी। ये देखिए, ये अल्फ़ा है, ये गामा है, ठीक है, ये अल्फ़ा है, ये गामा है। सॉरी यार, मैं क्या बोल रहा हूँ ये तो यहाँ पे आर है, गामा ये है, कंफ्यूज नहीं होना है, आर और गामा में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अरे भाई, इतना नहीं हटाना है, ये आर है बच्चों, ये आर है, ठीक है, तो मैं तो गलत बोल रहा था। तो ये एंगल आर है और ये बीटा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल पता है, तो ये कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस आर प्लस बीटा। और हमको ये एंगल चाहिए, तो ये पूरा तो पाई ही दिख रहा है, तो पाई में से फिर ये घटाएंगे तो पाई कट जाएगा, फिर ये अल्फा प्लस आर प्लस बीटा आ जाएगा। तो गामा का वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा बच्चों, गामा का वैल्यू आर प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल जो हमारे पास आ रहा था वो कितना, गामा इक्वल टू, एंगल गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो ये दोनों एंगल अगर आपने देख लिया तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, गामा माइनस बीटा, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे ये चीज़ निकाला हूँ। देखिए N1 तो ठीक है, साइन ऑफ आई, आई एंगल कितना है, अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू N2 इंटू में क्या कर दे चिंटू, आर का वैल्यू रख देते हैं जो कि गामा माइनस बीटा है। ठीक है सर, ये चीज़ तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, आपको ये चीज़ पता होगा यहाँ पे ऐसे किसने लिख दिया भाई, ऐसे किसने लिख दिया, साइन क्यों छोड़ दिया। ठीक है, अब आपको पता होगा कि हम लोग अभी पीछे देखे हैं कि अगर थीटा बहुत छोटा हो तो टेन ऑफ थीटा थीटा के बराबर होता है, साइन ऑफ थीटा थीटा के बराबर होता है। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि साइन ऑफ कुछ एंगल यहाँ पे आया है, क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे एंगल हैं, तो ऐसा कुछ नहीं बहुत बड़ा आ जाएगा, ठीक है। ये और घटा रहे हैं तो और छोटा ही आ जाएगा। तो हम अप्रॉक्सीमेटली ये एंगल पूरे को इसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि N1 डायरेक्ट हम लोग अल्फ़ा प्लस गामा लिख देंगे इक्वल टू N2 इंटू गामा माइनस बीटा लिख देंगे, डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो अब आप गुना कर दीजिए, N1 अल्फ़ा प्लस गामा, N1 गामा इक्वल टू N2 गामा माइनस N2 बीटा। अब हमको पता करना होगा, अब हमें पता करना होगा कि अल्फ़ा गामा बीटा है क्या अल्फ़ा गामा बीटा है क्या। तो आप लोग टेन ऑफ अल्फ़ा निकाल लीजिए, टेन ऑफ अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर ऑन बेस, ठीक है। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। सर टेन ही क्यों, साइन भी तो निकाल सकते हैं। साइन निकालिएगा तो आपके पास ये एक्स ओ का टर्म आ जाएगा, और एक्स ओ का टर्म का हमें यूज़ नहीं है, क्योंकि हम यू आर और भी के टर्म में निकालेंगे ना, तो टेन यूज़ कर लेंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे टेन ऑफ अल्फ़ा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो कि यहाँ पे दे रखा है एक्स एम, तो एक्स एम को हम लोग एक्स भी बोल सकते हैं, एक्स पी अपॉन ओ पी, ठीक है। तो टेन ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू है एक्स पी अपॉन ओ पी, ठीक है। उसी तरीके से टेन ऑफ बीटा भी बताइए, उसी तरीके से टेन ऑफ गामा भी बताइए बच्चों। टेन ऑफ बीटा क्या होगा, ये वाला, तो ये पूरा ऐसे हो गया ये ट्रायंगल, तो ये परपेंडिकुलर एक्स पी अपॉन आई पी हो जाएगा, एक्स पी अपॉन आई पी हो जाएगा। टेन ऑफ गामा क्या होगा बच्चों, टेन ऑफ गामा ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें कि परपेंडिकुलर एक्स पी है अपॉन पी सी है ना। कितना मैंने बोला था,
एक्स पी ही तो था, एक्स पी अपॉन सी पी हो जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये तीनों टर्म को इम्पॉर्टेंट समझिए आप। और टेन ऑफ अल्फ़ा मैंने बोला था अल्फ़ा के बराबर है, तो ये अल्फ़ा लिख दीजिए, ये बीटा लिख दीजिए, ये गामा लिख दीजिए, और इसी का यूज यहाँ पे कर लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कर सकते हैं आप लोग बिल्कुल आसानी तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम लोग यूज़ कर दें, मतलब लिख दें, तो क्या हो जाएगा बच्चों, N1 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, एक्स पी अपॉन ओ पी प्लस N1 इंटू एक्स पी अपॉन सी पी इक्वल टू N2 इंटू एक्स पी अपॉन सी पी माइनस N2 इंटू एक्स पी अपॉन आई पी। कुछ कुछ कटता हुआ आपको दिख रहा होगा, क्योंकि एक्स पी एक्स पी एक्स पी एक्स पी सब में दिख रहा है। अब हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे तो ये N1 ही था, अब हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी पता है कि OP क्या है, OP मतलब है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है, और आपको देखना पड़ेगा कि CP क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, तो r डिस्टेंस है दूर, और IP क्या है, इमेज का डिस्टेंस जो कि v है। और आपको साइन कन्वेंशन लेकर चलना होगा कि भाई इस पॉइंट से, इस पोल से हम लोग देख रहे हैं इसको इधर, मतलब कि लाइट रेज इधर जा रही है और हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से इधर नाप रहे हैं, तो ऑब्वियसली माइनस का यू आएगा, और इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि लाइट रेज इधर ही जा रही है। आर पॉजिटिव, भी पॉजिटिव, यू निगेटिव, यू का वैल्यू हम लोग नेगेटिव लेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि N1 अपॉन OP का वैल्यू माइनस का यू प्लस का N1 अपॉन CP का वैल्यू कितना है बच्चों, आर है, इक्वल टू N2 अपॉन CP का वैल्यू आर ही है, माइनस का N2 अपॉन IP का वैल्यू भी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो N2 बाई भी माइनस का N1 बाई यू इक्वल टू N2 बाई आर माइनस का N1 बाई आर, ठीक है। यहाँ से तो यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ले चलते हैं, N2 बाई भी माइनस N1 बाई भी, N1 बाई यू इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई आर आ रहा है, ठीक है ना, हाँ ठीक ही तो है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके पास ये फार्मूला टाइप का आ गया एक, इसी को हम लोग बोल देते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको समझना पड़ेगा कौन सी चीज़ें क्या है, आपको ये चीज़ तो पता ही है, भी है इमेज डिस्टेंस, ठीक है, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पे आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फ्रॉम यहाँ पे पोल से ही लेना है, सब जगह पोल से ही लेना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बच्चे है यहाँ पे बात, इनटू यहाँ पे हमको दिख रहा है फाइनल मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N1 क्या है, यहाँ पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट जहाँ पे प्लेस किया गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, ठीक है। इसको तभी यूज करना है जब हम लोग स्मॉल अपर्चर का स्फेरिकल सरफेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन के लिए। और आपके सिलेबस में स्मॉल अपर्चर ही दिया रहता है, इसीलिए तो हम फार्मूला पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई नहीं दिया रहेगा तो फिर उल्टा पल्टा चीज़ें आएगी, फिर ये फार्मूला ही वैलिड नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। और आपको ये चीज़ समझना होगा कि अगर इमेज हमारे पास फॉर्म हो रहा है, तो इमेज फॉर्म हो रहा है तो वो कैसा फॉर्म हो रहा है, इफ़
इमेज फॉर्म्ड क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इफ इमेज फॉर्म्ड अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो वो रियल इमेज बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग रियल इमेज बोल सकते हैं, ठीक है। इस यहाँ पे बोल सकते हैं इफ इमेज फॉर्म्ड इन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, देन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको बच्चों। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ है। देखिए ये कैसे मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से बता रहा हूँ कि अगर देखिए यहाँ पे ये ऐसे ऑब्जेक्ट गया, ऑब्जेक्ट से रेज गया और यहाँ पे रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पे मिल गया, लेकिन हो सकता है ना कि हमको नॉर्मल की तरफ ही मुड़ना है, तो हम ये यहाँ से ऐसे लाइट रेज गई और ये कुछ इस टाइप से इधर चली गई, तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये ऐसे पीछे जाके हमको लगेगा कि ये यहाँ पे मिल रही है, तो ऑब्जेक्ट की तरफ ही यहाँ पे बन जाएगा इमेज, जो कि वर्चुअल होगा, क्योंकि ये लाइट रेज उधर चली गई, ये मैच नहीं की जाकर यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे, लेकिन अगर इधर मुड़ गई तो यहाँ पर रियल इमेज बन जाएगा, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड वाला चीज़ हो गया, है ना, उसी लिए मैं ऐसा लिखा हूँ, ठीक है। तो एक सवाल कर लेते हैं, एक दो बच्चों, बहुत छोटे छोटे सवाल और आपको आसान लगेगा। स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है एट प्लेस एट क्या बोल रहा है 0.6 मीटर इन एयर फ्रॉम कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, पोजीशन ऑफ द इमेज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पूछ रहा है। आसान सी बात है, कॉन्वेक्स सरफेस है तो कॉन्वेक्स सरफेस कुछ इस टाइप का होता है ना बच्चों, ये देखिए, ठीक है। और हम लोग इस टाइप का प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है ओ पॉइंट पे, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ, यहाँ से आपको डिस्टेंस दे दिया है 0.6 मीटर, मतलब कि 60 सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हमको कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इधर तो एयर ही होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दे दिया है 25 सेंटीमीटर, तो ये तो फार्मूला ही लगा देना है फिर तो। हमने अभी क्या पढ़ा, 1/v माइनस N2/v-N1/u इक्वल टू N2 - N1 डिवाइडेड बाई आर। साइन कन्वेंशन बिल्कुल लेना है, वो नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, N2 मतलब फाइनल जो कि 3/2 है, 1.5 मतलब, और भी हमें नहीं पता है, निकालना है, माइनस का N1 जो कि एयर है, अपॉन U, ऑब्जेक्ट यहाँ से इस पॉइंट से इधर रखा हुआ है और लाइट रेज इधर से निकल रही होगी ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे माइनस का 60 लेना पड़ेगा बच्चों, इक्वल टू N2 - N1, मतलब आपको पता है N2 3/2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई रेडियस, ऑब्वियसली ये ऐसा कर्वेचर है तो इसका रेडियस इधर ही लाई करेगा, तो पॉजिटिव का कितना 25 सेंटीमीटर है। सिंपल सी बात हो गई ना, अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा कितना बच्चों, 1/2 हाफ 1/50 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3/2 भी इक्वल टू 1/50 माइनस 1/60, 3/2 भी इक्वल टू 1/10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/30। तो यहाँ पे आप भी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये कितना बार में कटा जाएगा 5 बार में, 5 × 15, 15 × 45, 450 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो मीटर में भी बदल सकते हैं बच्चों, तो भी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 4.5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 100 से डिवाइड कर दिया हमने, तो मीटर में चाहे तो ऐसे, तो ये आंसर हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ऐसा सवाल को ऐसे ही कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक हम लोग का सिलेंड्रिकल रॉड है ग्राउंडेड विद हेमीस्फेरिकल सरफेस, ठीक है, रेडियस उसका 20 mm का है, इट इज़ इमर्ज इन वाटर, देखिए अब वाटर में डाल दिया है उस ग्लास सिलेंड्रिकल को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है रॉड का, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द वाटर
एक्सिस ऑफ द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, 10 सेंटीमीटर पोल से रखा गया है। पोजीशन ऑफ इमेज फिर से पूछ रहा है। बात ये है बच्चों कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम लोग देखें तो एक रॉड है इस टाइप का, और ऑब्वियसली आपको हेमिस्फेरिकल सरफेस दिया है तो इस टाइप से ही होगा। और सर ये अंदर की तरफ भी तो धंसा हो सकता है, मतलब कि इस टाइप का बिल्कुल हो सकता है बच्चों, इस टाइप का भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ ऐसा बोला नहीं है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं ये चीज़ बताया बच्चों आपको पीछे इस तरीके से करके, मैं यहाँ पे ऐसे भी करके बता सकता था। इसको हटा दीजिए, इस तरीके का सरफेस लेके तो इसका रेडियस इधर आ जाएगा, ठीक है, इसका रेडियस इधर आ जाता। उस केस में भी आप कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन वैसा सवाल में बोलेगा तब कीजिएगा, ठीक है। कुछ बोला नहीं है तो हम ऐसे लेके चल लेंगे, ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बार बार। लेकिन ऐसा हम लोग आसान लगता है हमें, इसीलिए हम ले रहे हैं। तो अगर ऐसा बोल दिया है तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे दिया है 20 mm का, और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका म्यू जो है हमारे पास, अच्छा वाटर है बाहर, इसका म्यू दे दिया है 4/3, इसका म्यू दे दिया है 3/2। अब हमें पता करना है, ऑब्जेक्ट इधर रखा होगा 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, इमेज का वही डिस्टेंस पूछ रहा है। फिर से वही बात है बच्चों, आप लोग N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R लगा सकते हैं। इसमें करना क्या है हमें, फाइनल N2 कितना 3/2, V हमें पता करना है माइनस का 4/3, U हमें दिख रहा है माइनस का 10 है, R तो पॉजिटिव में ही होगा, तो 3/2 माइनस का 4/3 कर सकता हूँ, डिवाइडेड बाई R का वैल्यू 20 mm है, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 2। भाई आपको पता है ना मिली सेंटी होता है ना, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, 10 मिलीमीटर, तो इसका यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 3/2V, और इसको हम लोग उधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 9 8 1 बट्टा कितना आएगा बच्चों, ये देख लीजिए ध्यान से, 6 दूना 12 आ जाएगा, ये माइनस कर देंगे इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/, बच दिया 15, ठीक है। तो इसको आप घटा लीजिए, 15 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 9 डिवाइडेड बाई 12 × 15। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, 2 से कट जाएगा 6 बार, 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 दूना 6। आप देख सकते हैं 1/V का वैल्यू हमारे पास आ गया माइनस का 1/30। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं V जो आ रहा है माइनस का 30 सेंटीमीटर आ रहा है। माइनस का 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, यहाँ से -30 जाना है तो यहाँ से लगभग आपको इधर मुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे बन रहा है, इस बारी 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है बच्चों। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जैसा मैंने बताया था आपको कि अगर यहाँ से लाइट रे ऐसे गई और इसके बाद ये तो इसका नॉर्मल है बच्चों, इस लाइट रेस को जाना इधर था तो नॉर्मल की तरफ ही मुड़ेगा, ये जो है ऐसा नॉर्मल की तरफ ही मुड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा सा इधर मुड़ेगा, तो इधर मुड़ेगा। तो इसको देख सकते हैं आप, पीछे अगर ऐसा करके मैच करवाएं तो ये कुछ यहाँ पे जाकर मैच करेगा, ठीक है। ये मुड़ा नॉर्मल की तरफ ही है, ऐसा मत समझिएगा कि इधर मुड़ गया, क्योंकि ये जाना इधर था तो इधर थोड़ी मुड़ गया, इधर ही मुड़ा है, नॉर्मल की तरफ ही मुड़ा है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा ही मुड़ा है, क्योंकि वाटर में रखा हुआ है ना, तो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस नहीं हुआ, तो इसीलिए ये यहाँ पे मैच करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे मैच करेगा तो माइनस का 30 सेंटीमीटर V मिलेगा, और हमने आपको बताया था इसका मतलब होता है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड हुआ है, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड हुआ है बच्चों, रियल इमेज नहीं बना है, क्योंकि डॉटेड से हम लोग बनाते हैं तो आप समझ सकते हैं वर्चुअल इमेज बना है। एक और सवाल कर लेते हैं, काफ़ी आसान सा बच्चों। थिन स्फेरिकल यहाँ पे दे रखा है, फिश बॉल है जिसमें फिश रखा जाता है, रेडियस उसका दे रखा है फील्ड विद द वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, व्हाट इज क्या बोल रहा है, देयर इज अ स्मॉल फिश 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ओके सोन इन द फिगर। अच्छा फिगर ही नहीं दे रखा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, फिगर मैं बना देता हूँ, फिगर ऐसा कुछ हार्ड नहीं बोल रहा है, ठीक है आप भी बना सकते हैं। बोला जा रहा है अंदर एक मछली रखा हुआ है, स्फेरिकल बॉल है यहाँ पे है, यहाँ से मान लेते हैं कि जो मछली है
इस टाइप से है। और यहाँ से इसका दे दिया है डिस्टेंस, मतलब सेंटर से डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। और इसका जो हमें रेडियस दे रखा है वो रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपको बताना है कि इसका इमेज कहाँ पे अपीयर होगा। ठीक है, इस बारी ऑब्जेक्ट को हम लोग इस मीडियम में रख दिए हैं और बाहर तो एयर होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 4/3 दे रखा है। अब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में चला गया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप फार्मूला बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R। आप इस फार्मूले के बिल्कुल आसानी से यूज कर सकते हैं। कैसे? N2 मतलब फाइनल मीडियम, तो ऑब्जेक्ट टेंसर में रखा हुआ है और यहाँ पे ये कर्वेचर का टाइप का है, तो फाइनल मीडियम हमारे पास एयर हो गया, तो फाइनल हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भी हमको पता करना है, माइनस का N1 जो कि 4/3 है। U मतलब कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट देखें, यहाँ पे अगर इस ऑब्जेक्ट को देखें इस पोल से, तो हमको इधर जाना पड़ रहा है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ से अगर देखा जाए तो हमको इस पोल से कहाँ जाना पड़ रहा है, इधर जाना पड़ रहा है। तो हम इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड ही तो जा रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव का 6 सेंटीमीटर दूरी है। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कितना लिख सकते हैं बच्चों, N2 माइनस N1 मतलब फाइनल 1 है और यहाँ पे 4/3 है। और यहाँ पे हम लोग R लिख सकते हैं। रेडियस का वैल्यू कितना होगा, हम इस पॉइंट से इधर जा रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट से इधर जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना सेंटीमीटर जा रहे हैं हम लोग, राइट साइड 10 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव का 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/V इक्वल टू इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में, तो 2/9 आ जाएगा। इधर घटा देंगे तो माइनस का आ जाएगा, कि माइनस का कितना आ जाएगा बच्चों, 1/30 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/3 कॉमन लेके 2/3 माइनस का यहाँ पे 1/10 भी लिख सकते हैं हम लोग। 1/3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा। कितना आ रहा है, 17/3 9 90 1/V का वैल्यू। तो V का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 90 डिवाइडेड बाई 17। आपको दिख रहा है पॉजिटिव का आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, लगभग 17 से अगर हम लोग कर दें, 17×5 = 85 होता है, 5 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 5.2 ही ऑप्शन दिख रहा है सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। तो पहला ऑप्शन हमारे पास आंसर हो गया। इमेज डिस्टेंस भी बच्चों हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है और हमने पॉजिटिव डायरेक्शन इसको मान रखा है, तो आप देख सकते हैं कि 5.2 सेंटीमीटर इधर ही बनेगा इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज इधर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इमेज बन जाएगा, तो ये उसी मीडियम में बन गया है ना। जैसे यहाँ से ऐसे लाइट रेज ऐसे करके निकला होगा, फिर ऐसे करके थोड़ा सा मुड़ा होगा। आई थिंक आप समझ रहे हैं ना, यहाँ से लाइट रेज ऐसे करके गया होगा और डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो नॉर्मल से दूर भागेगा, तो ये लगभग यहाँ पे ऐसे मिलता हुआ दिखेगा और ये 5.2 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे ई पॉइंट लेने को बोल रहा है, तो ई पॉइंट तो यही है, तो यहाँ से यहाँ पे मान लेते हैं इमेज बन जाएगा बच्चों। ठीक है, ये 5.2 सेंटीमीटर पे, तो इतना भी पूछ नहीं रहा है आपको ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा, इतना पूछ नहीं रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग इसको बोल सकते हैं। और ये इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज ही तो बनेगा, क्योंकि उसी मीडियम में बन गया ना जिसमें ऑब्जेक्ट था। बिल्कुल आसान है, और हम ये इतना ही चीज़ बताना चाह रहे थे। हम लोग आगे लेंस पढ़ेंगे, तो लेंस में हम लोग चीज़ें और बेहतर तरीके से देखेंगे। ये तो बहुत छोटा सा, ये उतना आता भी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आई विल से यू थैंक यू। मिलेंगे आगे बच्चों, तब तक के लिए ओके बाय।